वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स। इसमें हम लोग किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या करंट कैरिंग वायर पर फोर्स की बात करेंगे। करंट कैरिंग वायर के अंदर भी चार्ज मूविंग होता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है किसी मूविंग चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाती है किसी करंट कैरिंग कॉइल पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये हम दो टॉपिक में कवर करने वाले हैं। फोर्स लगाती है मूविंग चार्ज पे, टॉर्क लगाती है कॉइल पे। मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये हम अगले दो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिज्म पाया जाता है बायो-सेवर्ट लॉ के जरिए और एम्पियर्स लॉ के जरिए, ये हमें पढ़ना है ना। यहां हम लोग बायो-सेवर्ट और दूसरा क्या है, एम्पियर्स लॉ, दो चीजें कवर करने वाले हैं। परमानेंट मैग्नेटिज्म में हम लोग बार मैग्नेट पढ़ने वाले हैं, यानी ऐसा बार जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, वो इस मटेरियल का बना है, ऐसे मटेरियल का बना है जो मैग्नेटिज्म नेचुरल तरीके से दे सकता है, यानी मटेरियल के थ्रू, इसमें करंट कैरिंग वायर इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरा हम लोग डाया पैरा फेरोमैग्नेटिज्म, ये हम मटेरियल की कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, डाया फेरो पैरा मैग्नेटिज्म। तो ऐसे हम लोग ये पूरा मैग्नेटिज्म खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है। हम लोग यहां से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया है। हम लोग इससे पहले कौन सी फील्ड पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करता है, किसी मास को फोर्स लगाता है, केवल मास होना जरूरी है, दो मास के बीच में इंटरेक्शन होता है। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन जो मिला होगा इसमें मिला है सब टॉपिक। तो इससे पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या था कि अगर कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मास की वजह से प्रोड्यूस होती है और दूसरे मास को फोर्स लगाती है। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज। प्रोड्यूस चार्ज करता है और असर भी चार्ज पे। चार्ज रुका हो तो असर करता है या मूविंग हो तो असर करता है, अरे रुका हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो भी फोर्स लगेगा, चल रहा हो तो भी फोर्स लगेगा, नहीं। तो अभी तक हम चार्ज को लेके केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे फोर्स लगाता है, रेस्ट पे हो तो भी, मोशन में हो तो भी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है हम किसके जरिए पता कर सकते हैं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम चार्ज के जरिए पता कर सकते हैं। रेस्ट पे चार्ज रख के देखो, फोर्स महसूस हो जाए तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भी किससे पता किया जा सकता है, चार्ज से। लेकिन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड पे हम चार्ज रखेंगे तो रखे हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में कुछ स्पेशल फीचर, मैग्नेटिक फील्ड एक इन्फ्लुएंस है किसी स्पेस में जो केवल मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। बस ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड को पहचान सकते हैं। कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज को मूव करा के देखो तो हम कहेंगे कि अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना। अच्छा, गारंटीड ये भी नहीं है कि फोर्स लगेगा ही,
है ना, दैट मे एक्सर्ट फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कुछ खास तरीके से चार्ज को चलाना पड़ेगा तभी फोर्स लगेगा, हर तरीके से लगाने पे फोर्स नहीं लगेगा। बात क्लियर है? कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, मूविंग चार्ज पे फोर्स लग सकता है। बात क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड कहीं है, उसको दिखाने के लिए कुछ ऐसे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी जाएंगी, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस दिखाने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहीं कम इन्फ्लुएंस है कहीं ज्यादा है तो हम रिलेटिवली ज्यादा लाइनों से दिखा सकते हैं। तो ये अगर हमें अप मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो उसका तरीका ये है, डाउन दिखाना है तो ऑब्वियसली एरो नीचे कर देंगे, राइट दिखाना है तो राइट कर देंगे, लेफ्ट नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस पेज में बाहर या अंदर जा रही हैं तो उसको दिखाने का ये तरीका है, आउटसाइड के लिए डॉट दिखा दिया जाता है, यानी प्लेन के बाहर ये भी लाइनें ही हैं, और अंदर के लिए ऐसे दिखा दिया जाता है, कई जगह ऐसे जरूरत पड़ने वाली है। तो यार अप डाउन राइट लेफ्ट कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे लाइनें दिखा के, आउटसाइड इनसाइड, ठीक है। कहां से मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर दे सकता है, जैसा कि हम बायो सेवर्ट में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट दे सकता है जो परमानेंट मैग्नेटिज्म से या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड और किसकी वजह से, अर्थ की वजह से नेचुरल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। फिलहाल हम लोग अगले टॉपिक्स में, अगले 2 टॉपिक में ये बातें करेंगे ही नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई, बस मैग्नेटिक फील्ड है ना। तुम्हें वैसे पता है एक बार मैग्नेट ऐसा बार मैग्नेट होता है तो उसमें नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में समा जाती हैं। नॉर्थ से निकलना, ना से निकलना, और साउथ में समा जाना, है ना, लॉजिकल है। नॉर्थ से निकलती हैं। ऐसा कभी यू मैग्नेट देखने को मिल सकता है, इस तरह का यू मैग्नेट, ऐसा कहीं यू मैग्नेट दिया जाए तो उसके 2 किनारे होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ के बीच में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कहीं दिखाई जा सकती है, ठीक है। बहुत छोटा रीजन होता है तो बड़ी यूनिफॉर्म टाइप की मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस करी जा सकती है 3 डायमेंशन में, ठीक है। ऐसा कुछ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है समझ में आ गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नोट कर लिया भाई लोग? इसको बोलते हैं यू मैग्नेट। ये भी बार मैग्नेट की तरह ही मटेरियल से बनता है और यू शेप में बना दिया जाता है ताकि यूनिफॉर्म फील्ड अंदर मिल जाए नॉर्थ और साउथ के बीच में। कहाँ लिखा है? ये मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं है, इस बात का पता कैसे किया जाता है। तुमने यार एक कंपास नीडल कभी लैब में देखी होगी, ऐसी कंपास नीडल होती है जिसके अंदर एक इंडिकेटर होता है। वो इंडिकेटर बेसिकली एक नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट ही होता है ना। ये नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट में ऐसा एरो बना देते हैं। तो वो इस कंपास नीडल की खासियत है कि अगर मैं कि इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख देता हूं, है ना, तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग अपने आप को अलाइन करता है। यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड का ये जो नीडल है वो हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग अलाइन करता है। यानी अगर इस कंपास को हम ऐसी जगह रख दें, इस पोजीशन पे रख दें, तो क्या पता है इस पोजीशन पे ये रुका रह सकता है क्या? नहीं,
अगर एक कंपास नीडल को ऐसे रख दिया जाए तो उसको इस सेंस का टॉर्क महसूस होता है, यानी ये एक अनस्टेबल पोजीशन है, इस पोजीशन पे ये नहीं रह सकता है, हमेशा अपने आप को ऐसे यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग अलाइन करता है। ये कंपास नीडल की खासियत है। कंपास नीडल के अंदर बेसिकली एक बार मैग्नेट होता है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रख दो तो टॉर्क लगने लगता है, और जैसे ही उसको 0 डिग्री पे रख दो तो टॉर्क लगना बंद हो जाता है। तो इस पोजीशन में ही वो स्टेबल होता है। तुमने कभी लैब में 10th में क्लास में देखा होगा यार कि बार मैग्नेट के आसपास ऐसे कंपास नीडल रख रख के हम डॉट बनाते हैं तो पूरा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बन जाता है। तो ये कंपास नीडल ही है जिसको हम रख रख के ये सारी लाइनें पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके अलोंग है। यानी ये लाइनें किसी ने ड्रॉ करी होंगी तो किसकी मदद से ड्रॉ करी होंगी, इसी कंपास नीडल की मदद से। कंपास नीडल में क्या लगा है, एक बार मैग्नेट लगा है जो हमेशा अपने आप को लाइन के अलोंग ही अलाइन करता है। तो बस इसका अलाइनमेंट देखते चले जाओ, जहां जहां वो इंडिकेट करे वहां वहां लाइनें ड्रॉ कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं। यानी अगर कभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आए कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई ड्रॉ करता होगा, है तो इमेजिनरी चीज, तो उसके लिए क्या सहारा लेना पड़ता है, कंपास नीडल का। कंपास नीडल के अंदर क्या होता है, बार मैग्नेट। इसकी बातें हम और करेंगे जब बार मैग्नेट पढ़ेंगे। तो मैंने ये बताया कि इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस, अ वेरी स्मॉल मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द फील्ड लाइन, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पता कैसे करते हैं, नीडल की मदद से, कंपास नीडल की मदद से। क्लियर भाई, आगे बढ़ सकते हैं। तो बात आती है यार कि ठीक है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर चार्ज को कैसे चलाया जाए तो फोर्स लगता है। तो ऐसा देखा जाता है, लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने ये सब एक्सपेरिमेंट कभी किए होंगे और उसे पता चला कि अगर हमने इस तरीके से लाइनें ड्रॉ करी हैं और एक चार्ज को लाइन के अलोंग किसी v वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगता है, 0। यानी चार्ज को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड चलाने पर फोर्स क्या होता है, 0। ये उसका एक ऑब्जर्वेशन था। चार्ज को किसी वेलोसिटी से 90 डिग्री पे 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम 90 डिग्री पे। ऐसा उसने देखा कि वेलोसिटी v इज पैरेलल टू b तो f क्या होगा, 0। वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू b, फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं कहूं चार्ज को किसी v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे चला दिया जाए तो बता उस केस में इस वेलोसिटी का कौन से कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगा, है ना। इन दो ऑब्जर्वेशन से हम लॉजिकली कह सकते हैं यार इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट सोचेंगे, एक v परपेंडिकुलर जो होगा v sin थीटा और एक होगा v पैरेलल दैट इज v cos थीटा। तो कौन से कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगता होगा, ये ऑब्जर्व किया गया था कि 90 डिग्री वाले वेलोसिटी पर फोर्स लगता है, अलोंग वाले पे नहीं लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं यार, फोर्स का लेना देना किस चीज से है, v sin थीटा से, जहां थीटा क्या है, थीटा है
एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर। और किससे लेना देना होगा एफ का? क्या बता रहा है एफ का लेना देना? चार्ज से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल चीज अगर यहां चले, जीरो चार्ज वाली चीज अगर यहां v वेलोसिटी से चले तो उसको फोर्स क्या लगेगा? जीरो, है ना। अगर ये न्यूट्रल है, जैसे कि न्यूट्रॉन, जैसे कि कोई एटम इसके अंदर मूव करे जिसमें ओवरऑल चार्ज जीरो है ना, तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? जीरो। यानी यार फोर्स ऑन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। इससे क्या पता चल रहा है कि यार चार्ज होना जरूरी, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। और क्या रह गया यार फोर्स के फॉर्मूले में? और क्या आना चाहिए? तो यार Q आ गया, V आ गया, साइन थीटा आ गया। अभी तक एक चीज नहीं आई कि ये मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। तो अब यार जब भी हम इक्वालिटी लाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट वैसे ही इन्वॉल्व होता है, तो हम कांस्टेंट ना इन्वॉल्व करके उस इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करने वाला एक टर्म इन्वॉल्व कराने वाले हैं, और उसको हमने क्या लिखा है? B। B क्या है यहां पर? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। B यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी? हाँ, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। तो F का फॉर्मूला बन गया QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा इस क्रम में याद रखते हैं, QVB साइन थीटा, जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। क्लियर है? ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, और किसने दिया था? लॉरेंट्ज ने। अब यार यहां पर हम लोग फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? चलो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करना है। तो यार जब भी फोर्स लगता है तो हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बारे में पूछते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन तय करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको नाम दिया गया राइट हैंड पाम रूल, और एक और रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फिंगर रूल। लेफ्ट हैंड फिंगर रूल पढ़ा है? हाँ, लेफ्ट हैंड फिंगर्स रूल। चलो हम यार दोनों तरीके पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन ये रूल हमें अप्लाई करना है हमेशा। इजी रूल है ये, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल के लिए सबसे पहले अपना राइट हैंड फ्री करना है, क्योंकि अक्सर हम लोग लेफ्ट राइट हैंड से लिखते हैं, सब लोग राइट हैंडेड है। तो हाथ खाली करने के बाद अंगूठे को हमेशा वेलोसिटी के अलोंग रखना है। अंगूठे को कहां रखना है? वेलोसिटी के अलोंग। वेलोसिटी एक लाइन से रिप्रेजेंट करना है तो एक अंगूठे से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो हम बहुत सारी फिंगर्स का सहारा लेके, तो 4 फिंगर है हमारे पास अंगूठा छोड़ के, तो 4 फिंगर से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। यानी ये सारी फिंगर्स किसके अलोंग होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो फिर जो तमाचा मारने की डायरेक्शन आती है वही फोर्स की डायरेक्शन है फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड तमाचा जहां आएगा वही फोर्स की डायरेक्शन है। हिंसा अलाउड नहीं है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड तमाचा। तमाचा दिखाना है, मारना नहीं है। बात क्लियर है? तो ये रूल मैं जो बता रहा हूं ये पॉजिटिव के लिए है या नेगेटिव के लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो सीधा तमाचा, अगर ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता तो उल्टा ज्यादा लगता है। नेगेटिव लोगों के लिए उल्टा, पॉजिटिव लोगों के लिए सीधा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? उल्टा तमाचा ज्यादा तेज लगता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग रूल है और निगेटिव के लिए। तो ये मैंने जो रूल बताया है पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव याद रखो, निगेटिव के लिए उल्टा होता है, ये हम याद रख सकते हैं। तो क्या हम लोगों ने फिंगर्स रूल जो पढ़ा है लेफ्ट हैंड,
तो लेफ्ट हैंड में अच्छी बात ये होती है कि हमारा लेफ्ट हैंड खाली होता है, लिखते हम राइट हैंड से तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये भी एक रूल है जिसमें चार्ज का मोशन इससे दिखाया जाता है। ये बहुत गंदा रूल है यार। ठीक, ये चार्ज का मोशन है यार, ये बीच वाली उंगली से वेलोसिटी दिखाई जाती है, और ये इसको क्या बोलते हैं यार, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और अंगूठा फोर्स को दिखाता है, अंगूठा फोर्स को दिखाता है। ये बीच वाली उंगली वेलोसिटी को दिखाएगी, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, और ये फोर्स को दिखाएगा। तो ये भी एक रूल है, बट ज्यादा आसान कौन सा लगता है? पाम। तो उसी से हमारा काम चलेगा। जब तक कोई लेफ्ट हैंड रूल ही ना पूछे तब तक हमें किसी और रूल की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तमाचा सबसे आसान। इसमें कंफ्यूजन इसलिए नहीं होता कि वेलोसिटी को एक उंगली से रिप्रेजेंट करना है तो तुरंत याद आएगा कि अंगूठा है एक उंगली अलग तरह की। मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी लाइनें हैं तो अपने आप याद आएगा यार बहुत सारी लाइनें तो बहुत सारी उंगली, और फिर तमाचा हथेली से ही मारना है तो उसकी डायरेक्शन बाहर या अंदर होगी। तो ये याद रखना थोड़ा आसान होता है, याद रहेगा भाई, इसमें कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। तो यार फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। फिजिक्स में जब जब कोई फॉर्मूला ए बी साइन थीटा टाइप का आए और थीटा उसके बीच का एंगल हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, एफ मैग्नेटिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू वी क्रॉस बी। तो मैं पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये फॉर्मूला जस्टिफाइड है कि नहीं? ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज जस्टिफाइड है और डायरेक्शन वाइज भी जस्टिफाइड है। कैसे? हमने यार पूरी फिजिक्स के लिए क्रॉस की डायरेक्शन निकालने का एक तरीका बना रखा है। क्रॉस की डायरेक्शन कहीं भी फॉर्मूला क्रॉस में हो तो तुरंत हमें क्रॉस का रूल लगाना चाहिए। क्रॉस का रूल किसी को याद है? क्रॉस की डायरेक्शन कैसे तय होती है? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ को कर्ल करो, यानी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ को कर्ल करो ऐसे। तो अंगूठा जहां की डायरेक्शन दिखाता है वही क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर की डायरेक्शन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलो, क्या अंगूठा बाहर आ रहा है कि नहीं? यार अगर तुम्हें क्रॉस की डेफिनेशन आती है तो जितने फॉर्मूले अब तक क्रॉस में आ चुके हैं उनकी डायरेक्शन तुम ऐसे ही निकाल सकते हो। तुमने टॉर्क के लिए क्रॉस की डेफिनेशन यूज की है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क की बात करी थी, वो भी इसी से आया था। मैग्नेटिक फील्ड में अभी मैग्नेटिक टॉर्क की बातें करेंगे, वो भी इसी से आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब जब फिजिक्स में आया है तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हवा करते हुए चलो तो हमारा रिजल्ट वेक्टर आ जाएगा। क्या बात समझ रहे? या ये राइट हैंड पाम रूल को भी फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो तुम इससे भी राइट हैंड ये रूल निकाल सकते हो फोर्स का। बात क्लियर है? तो ये बात लॉरेंट्ज ने बताई कि मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। उसने यार एक्चुअली जनरल फॉर्मूला दिया था। अच्छा बताओ, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अगर किसी क्यू चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई। क्या ई का डायरेक्शन और एफ का डायरेक्शन सेम होता है? और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यह है। तो ओवरऑल अगर कभी तुम्हें कोई लॉरेंट्ज फोर्स पूछता है तो एफ वेक्टर में दोनों शामिल होंगे, क्यू ई इलेक्ट्रो वाला, क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक वाला। आमतौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती तो हम ये लगा देते हैं। ये पूरा फॉर्मूला जो बना है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक मिला के है। कई बार केवल फॉर्मूला पूछा जाए तो हमें जनरल फॉर्मूला देना पड़ेगा।
बी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, टेस्ला यूनिट है, कभी कभी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा रहता है। WB लिखने का मतलब है वेबर पर मीटर स्क्वायर। थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एक बात और लिखी है, क्या बता यार, वेलोसिटी यानी जहां चार्ज चल रहा है और फोर्स हमेशा पाम के अलोंग है, तो पाम वाली डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या दोनों अलग अलग, वेलोसिटी हमें जिस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फोर्स उसके 90 डिग्री पे होगा। पाम की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन, अंगूठा हमेशा हमारे पाम के एरो के साथ 90 डिग्री पे होगा कि नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी, अगर कोई चार्ज यहां चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फोर्स भी 90 डिग्री पे होगा कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर 90 डिग्री पे होता है तो उस फील्ड का वगडन, वगडन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा ना, तो उसका वगडन क्या होगा, जीरो। अगर कोई पूछे पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो पावर का फॉर्मूला भी होता है एफ वी कॉस थीटा। तो क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी 90 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी 90 डिग्री का है, तो मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई वगडन नहीं करता है ना। एज फोर्स इज परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज अ वगडन, है ना। और नीचे लिख सकते हैं यार, नॉट द पावर डिलीवर्ड, है ना, पावर डिलीवर्ड भी हमेशा जीरो होगा, पावर डिलीवर्ड विल ऑल्सो बी जीरो, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी जीरो। क्या इसका क्या मतलब हुआ यार, वगडन नहीं कर सकता, इसका मतलब यार कोई फोर्स अगर वगडन करता है तो स्पीड में बदलाव आता है, नहीं। वर्क बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है। तो अगर वगडन जीरो है तो ना तो ये स्पीड को बदल सकता है, बढ़ा सकता है, ना तो स्पीड को घटा सकता है, यानी चार्ज की स्पीड पे मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई फर्क नहीं डालती, है ना। नीचे और लिख सकते हैं, पावर डिलीवर्ड विल बी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब तुम जानते हो, स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। पावर डिलीवर्ड विल बी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। लिख लिया है भाई, नोट कर लिया है। तो अभी यार फोर्स का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एक चार्ज Q का चार्ज M का मास V की वेलोसिटी से सीधा चलने की कोशिश कर रहा है, किसी वेलोसिटी से चलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या बताओ इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस, ये ऐसे क्रॉस दिखाने का मतलब क्या होता है, इनसाइड, यानी प्लेन के अंदर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स कहां लगेगा, इधर देखें जरा, फोर्स ऐसे लगेगा, इस चार्ज को फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। क्या बात समझ पा रहे हैं। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि इस चार्ज को हमें सीधी लाइन में चलाना है, एकदम स्ट्रेट, तो क्या ये अपने मन से सीधी लाइन में चल सकता है जबकि इसको एक फोर्स लग रहा है, नहीं। तो अगर इसको सीधी लाइन में चलाना है तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो उस मैग्नेटिक फोर्स के खिलाफ फोर्स लगाए, नहीं। क्वेश्चन पूछा है इस चार्ज को सीधी लाइन में चलाने के लिए, है ना, फोर्स रिक्वायर्ड बताना है। क्या पूछा है इसमें, फोर्स, एजेंट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज इन स्ट्रेट। क्या बता रहे, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एजेंट उसके ठीक ठीक खिलाफ लगना चाहिए, सच दैट कि इन दोनों का फोर्स आपस में कैंसिल हो जाए। हमें पता है कोई भी चीज सीधी लाइन में तभी चल सकती है जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स
सीधी लाइन में, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में चलना है इसको। यूनिफॉर्म मोशन में तो चलेगा ही। क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वेलोसिटी बदलती है, स्पीड बदलती है क्या? नहीं। तो स्पीड वही रखना है और इसका डायरेक्शन भी टर्न ना हो। अच्छा बताओ, फोर्स मैग्नेटिक होता तो क्या इसका डायरेक्शन टर्न कर जाता कि नहीं? हम चाहते हैं कि डायरेक्शन टर्न ना करे। तो क्या जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स है उसके खिलाफ हमें क्या लगाना पड़ेगा? एजेंट का फोर्स। तो क्वेश्चन पूछा है एजेंट का फोर्स कितना होना चाहिए, तो हमें बेसिकली एजेंट का फोर्स नहीं बताना है, बल्कि क्या बताना है? मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी, बी दिया होगा क्वेश्चन में, साइन थीटा। कोई मुझे बताएगा थीटा कितना? वेलोसिटी इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आंसर आ गया क्या? क्यू वी बी। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे पूछा गया है? सेम क्वेश्चन मैंने एक और तरीके से पूछा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये नियर द अर्थ सरफेस एक चार्ज ऐसे पैरेलल में जा रहा है सीधे, और सरफेस में सीधे जा रहा था। ऐसा देखा गया कि ये बिल्कुल सीधा चला जा रहा है। क्या बताओ, एक पार्टिकल को अगर हम किसी v वेलोसिटी छोड़ें तो वो सीधा जाता है या ग्रेविटी के इफेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन करता है? प्रोजेक्टाइल। क्यों? क्योंकि यार उसमें एक फोर्स हमेशा मौजूद होता है, mg का। नहीं, लेकिन क्या बताओ अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो एक और फोर्स लगेगा। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। कहां लगेगा? वेलोसिटी इधर है, रूल लगाएं पहले तो, अपने हाथ ओपन करें, ठंड खत्म हो गई, अभी जेब से हाथ बाहर निकाले। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहां लगेगा? पाम रूल लगाना है, उसको लड्डू मत बनाओ। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहां लगेगा? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तमाचा। तमाचा मारते समय ऐसे ऐसे नहीं करना है भाई, सीधे बस ऐसे पुश टाइप का करना है, ये थोड़ी कि हमें। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है और mg नीचे है। क्वेश्चन पूछा गया है, मास दिया है, चार्ज दिया है, वेलोसिटी दिया है। क्वेश्चन पूछा कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो कि ये सीधी लाइन में चला जाए, स्ट्रेट लाइन में चला जाए। तो फिर से क्या वही बात है, पिछली बार हमने एजेंट और मैग्नेटिक फोर्स बराबर किया था, मैग्नेटिक फोर्स और एजेंट का फोर्स बराबर किया था। अब हमें क्या करना है? एफ मैग्नेटिक क्या? क्यू वी बी साइन, बिल्कुल। वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो 90 डिग्री का मामला फिर से है। अब यार अननोन कुछ भी हो सकता है, इन 1 2 3 4 पैरामीटर में से कोई भी अननोन हो सकता है। फिलहाल मैंने बी पूछा है तो बी बता दोगे, मास पूछा जाता तो मास बता देते, चार्ज पूछा जाता, इनमें से कोई एक अननोन होगा, निकल आएगा कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए यार? पिछली बार मैंने एजेंट के थ्रू सीधे चलने के लिए फोर्स कैंसिल किए थे, अभी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हुए आपस में, फिर से एक क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन यहां ऐसे नहीं पूछा जा सकता था कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो इसको सीधी लाइन में चला दे? यार इसी में मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, इसी वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक ग्रेविटी फ्री स्पेस है सर, चलो ये वाले में ग्रेविटी फ्री स्पेस था, यहां मैं पूछ सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज इन स्ट्रेट लाइन। तो यार एजेंट का फोर्स की जगह, अब एजेंट नहीं है यार, मैग्नेटिक फोर्स है, तो हमें क्या उसके खिलाफ इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? QE। तो QE लगेगा और QVB उसको बराबर कर दो, क्या QE बराबर क्या कर दोगे? QVB। तो E का आंसर आ जाएगा V इंटू बी। क्या ये भी पूछा जा सकता था? अब मैंने एक अरेंजमेंट बनाया यार, एक यहां स्मूथ छल्ला लगाया है, उस पर धागा बांधा है, और ये छल्ला एक रॉड में पिरो दिया गया है, इस रॉड में पिरो दिया गया है। मैंने चार्ज को v वेलोसिटी दे दी है। क्या बता रहे, इस वेलोसिटी की वजह से ये चार्ज आगे जाएगा तो साथ साथ ये छल्ला भी आगे जाएगा। क्या अब ये चार्ज
मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर जाना चाहता है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये धागा इसको कौन सा फोर्स देगा? टेंशन। नीचे क्या देगा? टेंशन देगा। ऊपर क्या लग रहा है? QVB। तो बस अब क्वेश्चन पूछा जाएगा टेंशन बताओ, तो टेंशन कितना आ गया यार? कई तरीके से पूछा जा सकता है। कुल मिला के यार अगर तुम्हें किसी चीज को सीधे चलाना है तो फोर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। अब चाहे वो धागे से कैंसिल करा दो, चाहे ग्रेविटी से कैंसिल करा दो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल करा दो, चाहे एजेंट से, कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए। क्या ये क्वेश्चन का तरीका समझ गया यार? नोट कर ले जरा। आया था क्या नीचे? बता रहे थे कि क्लियर नहीं दिख रहा है। इससे क्लियर कुछ नहीं। सिक्योरिटी कैमरे में ज्यादा दम होता नहीं, दिखता कुछ नहीं, बस ये दिख जाता है कि कुछ हुआ है, किसने किया ये कभी नहीं दिखता। नीचे किसी का सामान ले गए, वो उसका बेचारे का क्या क्या था, अलमीरा था और एक काउंटर था उसका छोटा सा। नीचे एक मोबाइल शॉप नहीं हुआ करती थी पहले, और ले जाने वाला भी एकदम रिलैक्स होके ले गया है। उसने काउंटर निकाला, बड़ा था तो उसने उसको तोड़ा, फिर उसके तख्ते अलग अलग किए, फिर उठा के ले गया आराम से। इसे बोलते कॉन्फिडेंस। लोग देखते रहे होंगे कि अच्छा कुछ ले जा रहा है, कोई होगा। बढ़िया स्मार्ट कपड़े पहन रखा, मेरे सीसीटीवी कैमरे पे कैच हुआ है उसको, नीचे वाले में। मैं कहा आज पहली बार उसका कुछ फायदा हुआ है, मुझे हुआ हो ना हुआ किसी को तो हुआ, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं एक्चुअली। एक बजे उसको बुला लेना अगर फिर से फोन आए। हाँ हम बोले 1 बजे के बाद आता। हाँ, देख लेना तो उसमें ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। डाउनलोडेड फाइल भेजी, उसमें क्लियर दिखाई देगा, मगर वो चल नहीं रहा है, कैसे चलेगा पता नहीं। नोट कर लिया वैल्यू? नोट कर लिया वैल्यू? यहां मैंने यार 4 पार्टिकल, एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 2He++, यानी हीलियम एटम से उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो क्या बन जाता है, अल्फा पार्टिकल। इनको किसी सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च किया गया है। बी की मैग्नेटिक फील्ड है और सबको v वेलोसिटी से लॉन्च किया गया है। तो हमें कंपेयर करना है किसका फोर्स ज्यादा होगा, किसका फोर्स कम होगा, है ना। इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इसको 3 कर लें, इसको 4 कह लें। तो हमें F1, F2, F3, F4 में कंपैरिजन करना है किसका फोर्स ज्यादा, किसका कम। वेलोसिटी सबकी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ b है। फोर्स कंपैरिजन करना है, सबसे ज्यादा फोर्स किस पे होगा। चलो मैं सबके फोर्स लिख रहा हूं। सबसे पहले बताओ न्यूट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, 0। क्यों, न्यूट्रॉन में चार्ज ही 0 है तो फोर्स क्या होगा, 0। प्रोटॉन में फोर्स कितना लगेगा,
प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, तो ये बनेगा ई वी बी साइन 90, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा, ई वी बी साइन 90। डायरेक्शन अगर तुम्हें लिखना हो तो वेलोसिटी इधर है, बताओ अच्छा प्रोटॉन पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहां ऊपर, तो इसको लिख देते हैं अप और इसका डाउन। हमें मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं। अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगा, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहां लगेगा, कितना लगेगा। क्या अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ये क्या हो गया 2ev इंटू बी साइन 90। तो बता यार सबसे ज्यादा फोर्स कहां गया, अल्फा पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, और सबसे कम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का फोर्स क्या है 0 है। क्या कंपेयर समझ में आ गया यार। एक मैंने क्वालिटेटिव चीज समझाने की कोशिश करी है। सोचिए यहां कोई स्क्रीन है जिसपे ये आयंस एब्जॉर्ब हो सकते हैं, है ना, इस स्क्रीन पे ये आयंस एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ये आयन मिक्स फॉर्म में है, यानी इसमें फेरिक और फेरस के बहुत सारे आयंस हैं जो मिक्स फॉर्म में है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में इन दोनों को रख दिया जाए तो क्या इन दोनों में बराबर फोर्स लगेगा या अलग अलग, किसमें ज्यादा लगेगा, ऊपर वाले में, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम है और नीचे वाले में 2 कम है, ऐसी तो आयन बनते हैं। तो यार जिसको ज्यादा फोर्स लगेगा, अब फेरिक फेरस में मास वाइज कोई अंतर नहीं होता है, केवल चार्ज वाइज अंतर होता है। तो क्या बता यार जिसको ज्यादा फोर्स लगेगा वो ज्यादा टर्न करेगा और जिसको कम फोर्स लगेगा वो कम टर्न करेगा। यानी भले वो साथ साथ चलें, एक ही अगल बगल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो ज्यादा टर्न करेगा वो ऊपर जमा होगा और जो कम टर्न करेगा वो, तो हम कोई बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं कि इसके ऊपर फेरिक होगा और इसके नीचे फेरस होगा, यानी मिक्स फॉर्म में इनको लॉन्च कर दिया जाए वेलोसिटी के साथ, तो हम इनको क्या सेपरेट कर सकते हैं। बस यही चार्ज सेपरेटर है। चार्ज सेपरेटर क्या करता है कि आयंस ऑफ डिफरेंट चार्ज वैल्यू कैन बी सेपरेट, है ना यार, आयंस विथ डिफरेंट चार्जिंग कैन बी सेपरेटेड। और क्यों सेपरेट हो पा रहे हैं, एज फोर्स इज डिफरेंट, दोनों में लगने वाला फोर्स अलग अलग है, तो दोनों ज्यादा, जिसपे ज्यादा फोर्स लगेगा वो ज्यादा टर्न करेगा, जो कम फोर्स होगा उसमें कम टर्निंग होगी, तो दोनों अलग अलग किए जा सकते हैं। इसमें 2eVB का फोर्स लगेगा, इसमें 3eVB का फोर्स लगेगा, तो ये ज्यादा तेजी से टर्न करेगा और वो कम टर्न करेगा। नोट कर लिया भाई। तो अभी यार हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की बातें करी हैं। फिर अगली बात हम लोगों ने करी, एक्चुअली ये बात पहले कराना थी, थोड़ा स्किप हो गया। फोर्स लगना सीख गए तो फिर हम लोगों ने बात करी कि अगर किसी चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता है। क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये कर्व मोशन होगा, ये पक्की बात है नहीं। तो अगर हमें उसको सीधी लाइन में चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट, चाहे इलेक्ट्रिक, चाहे एजेंट, चाहे ग्रेविटी, चाहे कोई ना कोई फोर्स देना पड़ेगा जिससे उसको सीधी लाइन में, अगर हम ये अपोजिंग फोर्स ना दें तो क्या चार्ज सीधी लाइन में चल सकता है, तो फिर कैसे चलेगा। क्या बताया वो मोशन किस शेप का होगा, अगर एक चार्ज को कोई v की वेलोसिटी दे दे तो मोशन पैराबोलिक होगा, इलिप्स होगा। मैं सोचा यार एक चार्ज को v वेलोसिटी से चला दूं, इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं, और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन है ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में चलेगा क्या,
स्ट्रेट लाइन में। तो पैराबोला में चलेगा, इलिप्स में चलेगा या सर्किल में चलेगा, बताए। अगर फोर्स वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे है तो उसका मोशन कैसा होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए। अच्छा बताइए, एक m मास के पार्टिकल को ग्रेविटी के इफेक्ट में जब हम ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे वेलोसिटी इधर दी है, mg नीचे लगा है, तो उसका मोशन कैसा होता है, पैराबोलिक, है ना। तो यहां कैसा होना चाहिए, एक m मास के ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे छोड़ दूं, वेलोसिटी राइट और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, सॉरी ग्रेविटी का फोर्स, तो उसका मोशन कैसा होता है, तो इसका मोशन कैसा होना चाहिए, मगर होता कैसा है, हाँ क्यों, ग्रेविटी थोड़ी देर में लगना बंद हो जाती है क्या, गिर जाता है ना वो। अरे गिरने से पहले पूछ रहा हूं मैं, गिरने से पहले उसका पोषण कैसा होता है, पैराबोलिक। तो यार एक चीज ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है कि एक m मास के पार्टिकल को v वेलोसिटी से छोड़ा जाता है और ग्रेविटी का फोर्स नीचे होता है, तो उसका मोशन कैसा होता है, पैराबोलिक, पैराबोलिक। तो यार यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, मगर फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगता है, नहीं। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं इस चार्ज को किसी v वेलोसिटी से चलाऊंगा, तो यार जब ये v वेलोसिटी नीचे है तो फोर्स राइट लग रहा है, जब कभी ये टर्न करने के बाद वेलोसिटी इधर आ जाएगी तो फोर्स ऊपर लगेगा, है ना। जब चार्ज कहीं इस जगह पर होगा, v वेलोसिटी से थोड़ा टर्न कर चुका होगा, तब फोर्स क्या बता, इस फोर्स की डायरेक्शन सेम रहती है या बदलती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पे ग्रेविटी की डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन होती है, जबकि यहां पे इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। यहां पर वेलोसिटी और फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, यहां वेलोसिटी और फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे, बस एक वक्त पे थे और बाद में नहीं है। तो ये मोशन कैसा होता था, पैराबोलिक, और ये कैसा मोशन होगा, सर्कुलर। द मोशन विल बी सर्कुलर। क्या बात समझ में आ गई? सर्कुलर मोशन में हमने देखा था धागा वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगाता था, तो पार्टिकल कैसा करता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बल्कि और क्लियर लिखा जा सकता है, ये यूसीएम होगा। क्यों यार, हम शुरू से बात कर रहे हैं कि यार फोर्स हमेशा 90 डिग्री टू द वेलोसिटी लगता है, तो पावर डिलीवर्ड, वर्क डन, और वर्क डन पावर डिलीवर्ड 0 होता है, तो स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो जैसे ही हमें ये बात पता चली कि इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो डिस्कशन अब मैग्नेटिक फोर्स का खत्म हो गया, अब किसका शुरू हो गया, सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन है तो हम सर्किल के बारे में क्या क्या बातें जानना चाहेंगे, कि वो कितनी रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं, उसके सर्किल होने की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये सारी बातें डिस्कशन का मुद्दा हो गया, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग यहां करने वाले हैं, इतनी सारी बातें, लेकिन ये बहुत सीक्वेंस में करोगे तो कुछ नया नहीं लगेगा। मुझे बता, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। वो फोर्स चाहे जो दे, धागा वो सर्कुलर का मोशन कराने वाला फोर्स दे सकता है सेंटर की तरफ, फ्रिक्शन दे सकता है, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, फ्रिक्शन दे सकता है, ग्रेविटी दे सकती है। फिलहाल यहां वो कौन दे रहा है, तो सेंटर की तरफ उस रिक्वायरमेंट का नाम होता है सेंटीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत होती है जिसका नाम क्या होता है ना। तो अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो तुम क्या लिखोगे, QVB sin 90, यानी कितना, QVB। कोई पूछे सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, तो सेम ही होगा, बिल्कुल QVB होगा, क्योंकि यही वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। नहीं, अब तुमने सेंटीपिटल रिक्वायरमेंट कभी पढ़ी है, तुमने सेंटीपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ी है, F बराबर क्या, M इंटू A। तो यार फोर्स का नाम है QVB। वो पूछे सेंटीपिटल फोर्स कितना, तुम लिखोगे QVB। वो किसके बराबर होता है, M इंटू A के। ये तो हम सर्कुलर मोशन के जमाने पता है। A कितना होता है सेंटर की तरफ, A होता है v²/r। ये हम हमेशा जानते हैं कि कोई v स्पीड से चल रहा है तो सेंटर की तरफ, तो यार सेंटीपिटल फोर्स QVB भी है और mv² r भी है, जब जहां जैसा डेटा
दिया जाए। कोई पूछे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कितना है, जैसे मैंने फोर्स लिखा है और कोई तुमसे पूछे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कितना है, QVB बाई M। और क्या लिख सकते हैं, अगर कोई पूछता है यार सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बताओ, एक्सेलेरेशन, तो तुम उसको V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हो। क्यों, ये तो हम सर्कुलर मोशन के जमाने, और वो V स्क्वायर बाई R किसके बराबर होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खैर तुम्हें एक बात बस पता हो, F मैग्नेटिक, तो बाकी सब बातें यार तुम्हारे लिए पुराने टॉपिक है। ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, यही उसको सेंटीपिटल प्रोवाइड करता है, मतलब यही mv स्क्वायर बाई V स्क्वायर बाई R क्या होता था, एक्सेलेरेशन, तो यहां भी है। और अब कोई V स्क्वायर बाई R ना दे के ये दे दे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, ये भी सही है। क्या जनता समझ पा रही है? अभी जरा देखो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। V से V काट सकते हैं कि नहीं, V से V काटोगे बराबर mv स्क्वायर बाई R, तो तुम्हें यार रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा कितना, mv बाई QB। क्या एक लाइन का ही सॉल्यूशन है, लेकिन ये फॉर्मूला काफी फेमस है और जरूरत भी है, इसलिए हम इसको सीधे याद रखेंगे बिना स्टेप में जाए हुए। बाकी बातें एक दूसरे से लिंक कर लेते हैं, बट ये बात हम सीधे याद रखेंगे, याद रहेगी भाई। अब मुझे कुछ और बातें इसी में लिंक करना है। तुमने यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा हाफ mv स्क्वायर पढ़ा है। मैं m से ऊपर m से नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो ये बन जाता है m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m। क्या बना सकते हैं, तो m इंटू v की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, मोमेंटम बराबर क्या m इंटू v मोमेंटम अपॉन QB है कि नहीं, p यहां क्या है मोमेंटम। मोमेंटम को और क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 2mk अपॉन क्या QB। यार देखना एक फॉर्मूला हमने बना लिया, तो अब आगे की बातें हमें खुद ब खुद समझ में आना चाहिए। एक चार्ज को अगर V के वोल्टेज से एक्सीलरेटेड कराया गया है, एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, अगर यार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, दो टर्मिनल के बीच में V वोल्टेज से किसी चार्ज को एक्सीलरेट कराया जाता है, तो क्या कोई भी Q चार्ज यहां से जब लगातार दूसरे टर्मिनल तक जाता है तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है। यार अगर पॉजिटिव के पास पॉजिटिव छोड़ा है तो यहां से वहां जाने में वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। निगेटिव के तरफ, निगेटिव के पास रख दो अगर पॉजिटिव को, तो अपने आप जाएगा नहीं, उसको वेलोसिटी देकर छोड़ोगे तभी वो मूव करेगा। तो यार अगर निगेटिव के पास पॉजिटिव को काइनेटिक एनर्जी दे के छोड़ोगे, है ना, अपोजिट में, तो उसकी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास छोड़ोगे तो उसकी वेलोसिटी में, यानी यार ये V का पोटेंशियल डिफरेंस किसी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा भी सकता है अगर फेवरेबल लगाया है, और घटा भी सकता है अगर, कितनी बढ़ा या घटा सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए यार V वोल्टेज का मतलब होता है एक कूलाम को कितना वगडन मिलने वाला है, फेवर में भी मिल सकता है, और एक कूलाम को जितना वगडन मिलता है उसको बोलते हैं V, तो Q कूलाम को कितना मिलेगा QV। यानी अगर V का वोल्टेज कोई Q चार्ज पार करता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी का फायदा होता है कितना QV, या काइनेटिक एनर्जी का घाटा भी हो सकता है कितना, बात समझ यार। तो मैं यहां सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, K बराबर कितना, अगर इनिशियली रेस्ट पे था, चलो यार इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं, अगर चार्ज को V के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कराया गया है तो क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V, जहां V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी चार्ज को V के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सीलरेट कराया है तो QV की काइनेटिक एनर्जी मिलती है, डी एक्सीलरेट कराया है तो QV, तो क्या इस फॉर्मूले को और क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 2m QV डिवाइड बाई QB, है ना। अगर यही डिस्कशन इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो Q की जगह क्या लिख दोगे E। मेरे ख्याल से अभी यार सारी कड़ियां क्लियर है यार, यहां तक की बात समझ में आ गई।
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर मुझे आर पता है गिवन वी के लिए, वी अक्सर गिवन होगा, वी जो होगा वो हमेशा गिवन होता है, गिवन वी के लिए आर निकालना हमने सीख लिया है, मास गिवन है, वी गिवन है, क्यू बी गिवन है, तो गिवन वेलोसिटी के लिए बी के मैग्नेटिक फील्ड में क्यू का चार्ज कितना वेलोसिटी कितनी रेडियस से घूमेगा वो रेडियस निकालना सीख गए। क्या ओमेगा गिवन वी के लिए क्या लिखोगे, ओमेगा बराबर, हम लोगों ने यार सर्कुलर मोशन में वी और ओमेगा का रिलेशन हमेशा देखा है, वी बराबर आर ओमेगा, किसी को याद है? अब अगर मुझे आर पता चल गया है तो ओमेगा को लिख सकता हूं वी बाई आर, वी पता है, आर अभी अभी निकला है गिवन बी के लिए, कितना निकला है, एम वी बाई क्यू बी, तो वी से बी कट गया, इनको भी 1 बजे बुला लो। क्यू बी बाई एम, अब अगर ओमेगा आ गया है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, क्या ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या, ओमेगा लिखा है क्यू बी बाई एम, तो 2 पाई, और टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। यार ये यहां इस टॉपिक में टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबसे ज्यादा फेमस है, तो मैं चाहता हूं यार ये फॉर्मूला तुम लोग रट लो, और इसकी मदद से कभी फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ जाए तो नहीं निकाल लोगे यार, क्या हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड की मदद से ओमेगा निकालना पड़ जाए तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है कि नहीं, तो इसी से हम ओमेगा निकाल लेंगे। मैंने अभी कुछ अलग सीक्वेंस फॉलो किया है, बट उल्टा सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हैं, टी से फ्रीक्वेंसी निकालना, टी से ओमेगा निकालना हमें बचपन से आता है, तो मैंने कुछ चीजें हाईलाइट कर दी हैं, बस ये रटना है और बाकी सब स्किल का पार्ट होना चाहिए। नोट कर लिए, तो यार बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए हैं। जनरली रेडियस को लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, बट क्वेश्चन पूछने वाला टाइम पीरियड पे भी क्वेश्चन कंपैरिजन वाले पूछ सकता है, रेडियस पे भी पूछ सकता है ना, फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा पे, किसी पे भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोर्स को लेके कंपैरिजन किया था, अभी हम रेडियस को लेके, टाइम पीरियड को लेके, फ्रीक्वेंसी को लेके, किसी भी चीज को लेके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं भी वही काम कर रहा हूं जो फेमस है, तुम्हें नॉन फेमस अपने आप अंदाजा लगा लेना चाहिए, हर चीज हम लोग क्लास में नहीं करेंगे, है ना। तो मैं रेडियस को लेके कंपैरिजन पूछने वाला हूं, उन्हीं 3-4 पार्टिकल के लिए। कौन कौन से पार्टिकल हैं, आई होप कि ये नोट कर लिया सबने। कितने तरीके से क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि यार सारे पार्टिकल को सेम वेलोसिटी दी गई है तो कंपेयर करो, फिर कहा गया है सेम मोमेंटम दिया गया है
तो कंपेयर करो, सेम काइनेटिक एनर्जी दिया गया है तो कंपेयर करो, और सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया गया है तब कंपेयर करो, है ना यार। कंपेयर द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इफ चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। इस बार सेम क्या है, v सेम है तो रेडियस कंपैरिजन करना है। फिर कहा है सबका क्या सेम है, k सेम है तो कंपैरिजन करना है। फिर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम है तब कंपेयर करना है। 3 केस में रेडियस कंपेयर करना है। ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? ट्राई करें पहले। तीन टेस्ट प्लान किए गए हैं, सबको डेट दे दी गई है, आके टेस्ट देना है। बीच में मैं रहूंगा नहीं 5-6 दिन। न्यूट्रॉन, n मतलब न्यूट्रॉन है, p मतलब प्रोटॉन है, e मतलब इलेक्ट्रॉन है, और अल्फा मतलब हीलियम। तो रेडियस का फॉर्मूला हमें लिखना है। रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, mv बाई क्यू बी, वो आएगा इनफाइनाइट। जब भी इनफाइनाइट रेडियस होती है इसका मतलब पता है क्या होता है, कि वो उसका इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल है, और स्ट्रेट रास्ते में चलना इज सेम एज इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल। सीधी लाइन इनफाइनाइट रेडियस की होगी, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। न्यूट्रॉन का आ गया। प्रोटॉन का क्या आएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन m प्रोटॉन इंटू v अपॉन e इंटू b। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन m e इंटू v अपॉन e b। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 मास ऑफ प्रोटॉन। तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग सेम मास के होते हैं, तो मैंने उसको लिख दिया 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन कितना चार्ज होता है 2He4 प्लस प्लस रिप्रेजेंटेशन है, तो 4 उसका मास नंबर है, लगभग 4 प्रोटॉन के बराबर, और प्लस प्लस मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो इसमें 2e का चार्ज होगा, 2e इंटू बी। तो ये कितना आ गया यार, 2 MPV अपॉन EB। तो बता यार सबसे बड़ा रेडियस किसका आया है, यार सबसे बड़ा तो न्यूट्रॉनी का है, वो इनफाइनाइट है। उससे कम किसका है, उसके बाद अल्फा का है। देखो यार इसमें 2 MP है और इसमें MP है, तो किसका ज्यादा है, अल्फा का। फिर किसका है, प्रोटॉन का। क्यों, इसमें MP है और इसमें Me है, बाकी सेम है, तो MP और Me में कौन ज्यादा होता है, MP ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या आएगा इसके बाद, R इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। तो अब जरा सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए तुम लोग करके दिखाओ। मैंने सेम वेलोसिटी वाला कंपैरिजन कर दिया है। ठीक ठीक, सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला करके दिखाओ।
ये उससे बोल देना हटा दे, सब ये गिरा पड़ा है, इकट्ठा करने की क्या जरूरत है इसको। काइनेटिक एनर्जी सेम, तो यार आर न्यूट्रॉन अगेन इनफाइनाइट ही आएगा, आर प्रोटॉन अंडर रूट 2m k अपॉन ईबी आएगा, आर इलेक्ट्रॉन अंडर रूट 2m k अपॉन ईबी आएगा, आर एल्फा अंडर रूट 2 इंटू 4mp इंटू k अपॉन 2e इंटू बी। क्या मैं इस 2 को इस 4 से काट सकता हूं? तो बताइए कितना आ गया यार, इत्तेफाक से आर प्रोटॉन और आर अल्फा सेम ही आ गया यार। सबसे ज्यादा कौन? आर न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, देन आर अल्फा और आर प्रोटॉन सेम है, और सबसे कम क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्यों? उसका एम ही कम है। कितने लोगों ने कर लिया यार? कोई दिक्कत है? एक्सीलरेटिंग वोल्टेज आर सेम। क्या यही फॉर्मूला हमने एक और लाया था, अंडर रूट 2q v इंटू एम अपॉन क्या? क्यू बी। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं यार। क्या ये रूट क्यू, ये आ गया रूट वी एम अपॉन रूट क्यू एम। क्या ये समझ पा रहे हो कैसे? रूट क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, रूट क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या ये रूट क्यू और रूट क्यू मिलके क्यू से कट जाएगा? तो ये आ जाएगा यार। रेडियस का फॉर्मूला इस लुक में लिखें पहले तो। अच्छा यहां नीचे बी था, सॉरी। अब कंपेयर कर पाओगे यार? आर न्यूट्रॉन, फिर से आर प्रोटॉन अंडर रूट 2mp इंटू वी अपॉन आर अल्फा, आर इलेक्ट्रॉन 2me v अपॉन अंडर रूट ई बी, आर अल्फा अंडर रूट 4mp अपॉन। अब बताएं जरा, क्या ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा? अब कंपेयर करना आसान रहेगा। सबसे ज्यादा रेडियस आर अल्फा, आर प्रोटॉन, आर इलेक्ट्रॉन। क्या दिख रहा है सबको? देख ले आराम से, किसी स्टेप पे कोई दिक्कत है तो बताएं। मैंने रेडियस के कंपैरिजन किए हैं क्योंकि यही फैशन में चल रहा है। क्या तुम टाइम पीरियड के कंपैरिजन, फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन इन्हीं के सबके लिए नहीं कर सकते? बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब इसी में कई बार पूछा जाएगा, ठीक है सर्किल इसका बनेगा, इसका तो सर्किल बनेगा ही नहीं, ये कैसा निकल जाएगा सीधा? प्रोटॉन का सर्किल बनेगा तो वो कहां टर्न करेगा? बताएं जरा। क्या प्रोटॉन का सर्किल ऊपर टर्न करेगा? वो ऐसा रास्ता फॉलो करेगा, ऐसा सर्किल बनाएगा। इलेक्ट्रॉन का सर्किल नीचे रास्ता बनाएगा, ऐसा सर्किल बनेगा। और अल्फा का ऊपर बनेगा और बड़ा बनेगा, ऐसा सर्किल बनेगा। कई बार इतना ही पूछा जाता है कि ठीक है मैंने छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन कहां डिफ्लेक्ट करेगा, प्रोटॉन कहां डिफ्लेक्ट करेगा? छोड़ते ही। तो छोड़ते ही प्रोटॉन ऊपर, अल्फा ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे।
बाकी डिफ्लेक्ट नहीं करता, एक्चुअली वो सर्किल का शेप लेता है। क्या बात क्लियर है? जैसे हमने रेडियस कंपैरिजन किए हैं, वैसे फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन, ओमेगा कंपैरिजन, टाइम पीरियड कंपैरिजन, ये सारी बातें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। क्लियर है भाई लोग? नोट कर लिया भाई लोग? एक ये थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है, बट फिर भी ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि सोचा यार इस रीजन से पीछे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है? अंदर की तरफ है। इससे इधर बगल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सोचो एक यू मैग्नेट लगाया गया, बस इधर नॉर्थ है और अंदर साउथ है, इधर मैग्नेटिक फील्ड का असर है ही नहीं। तो एक चार्ज को अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री के अंदर v वेलोसिटी से एंटर करेंगे, तो क्या जैसे ही एंटर होगा तो इसको लगना शुरू हो जाएगा कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। तो वो अपनी डायरेक्शन टर्न करने लगेगा, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। तो बस जिस हालात में एंटर किया था वहीं से सर्किल बनाता हुआ बाहर निकल जाएगा। ये क्या हम कह सकते हैं यार, ये पूरा आधा सर्किल कंप्लीट करेगा, है ना? अगर मैंने इसको इस तरह से एंटर कराया है कि वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री के साथ 90 डिग्री पे है, तो ये आधा ही सर्किल पूरा करेगा, नहीं आधा सर्किल ही बनाएगा। तो उस केस में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? ये कोई Q का चार्ज है, M का मास है और B के मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहला क्वेश्चन, रेडियस कितना होगा? जस्ट अ मिनट। ये सर्किल मैग्नेटिक फील्ड इधर भी होती तो पूरा सर्किल बनता, तब रेडियस कितनी होती? क्या आधा सर्किल बना तो आधी रेडियस का बना है क्या? रेडियस तो वही है, सर्किल पूरा हो जाए तो भी रेडियस वही रहेगी। मैं तो कह रहा हूं यार, ये आधा नहीं क्वार्टर सर्किल हो तो भी रेडियस कितना? एम बी बाई क्यू बी। क्वेश्चन पूछा यार ए से बी तक की दूरी क्या होगी? क्या ए से बी तक डायमीटर है कि नहीं है? तो वो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब 2 एम बी बाई क्यू बी। एंगल ऑफ डेविएशन, चार्ज जब जा रहा था तो ऐसे, और जब निकला तो ऐसे। अगर मैं दोनों एरो बना दूं, आंसर भी लिखा ही है, कितना? 180 डिग्री। जाना और आने के बीच में 180। टाइम स्पेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अंदर कितना टाइम इसने बिताया? जितना टाइम पूरा होता है उसका कैपिटल टी बाई 2। तो कैपिटल टी हमने पढ़ा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी बाई 2। तो ये पता है कितना आ गया? पाई एम बाई क्यू बी। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? नहीं, कल से नहीं होगा। आज रात को 12 बजे के बाद मैं शहर से गायब हो जाऊंगा। तो उसमें वो वेव ऑप्टिक्स में भी वेव ऑप्टिक्स का वेव ही साथ लेंगे। टेस्ट, हाँ टेस्ट। वेव ऑप्टिक्स का अलग से ले लेंगे यार, उसमें अभी शामिल नहीं किया है। अब बड़े बड़े टेस्ट दोगे यार, सीधे 12वीं का पूरा लेंगे। जैसे 6th के बाद डेली क्लास हो तो किसी को आने में दिक्कत है? जिसको दिक्कत है वो बताए। एनीवन? डेली क्लास ले सकते हैं? ठीक।
साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया ना। पहले साइक्लोट्रॉन था। चलो हटा दिया गया। हम लोग ने यार अभी थोड़ा देर पहले एक डिस्कशन किया है कि चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे थ्रो कर दिया जाए तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। और अभी हम वही काम कर रहे थे, इतनी देर से हम क्या कर रहे थे कि चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे फेंका गया था तो मोशन कैसा था, सर्कुलर। ठीक, चलो इधर देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, चार्ज को कुछ v की वेलोसिटी दी गई है। ओके, यहां v की वेलोसिटी दी गई है इस डायरेक्शन में, मोशन कैसा होगा, v की वेलोसिटी दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, ग्रेविटी वगैरह नहीं है, तो क्या वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, 90 डिग्री का एंगल, तो इसको फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ, तो ये तुरंत अंदर की तरफ टर्न करना शुरू करेगा। फोर्स हमेशा अंदर की तरफ नहीं बल्कि अपनी डायरेक्शन टर्न करता जाएगा, जैसे अभी अंदर है फिर ऐसे ऐसे इधर आएगा फिर इधर आएगा, क्या ये सर्कुलर मोशन होगा। यार अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसका टॉप व्यू दिखाया था, यानी इधर से कैमरा लगाएं तो वो सर्किल हमें प्लेन में नजर आएगा, साइड से दिखाएंगे तो ऐसा कुछ टिल्टेड नजर आएगा, नहीं, ये ऐसा सर्कुलर मोशन होगा। ये वही डायग्राम है यार, बस व्यू बदला है, पहले मैं टॉप पे कैमरा लगा के दिखा रहा था, अभी मैं साइड पे कैमरा लगा के दिखा रहा हूं। क्या जनता समझ पा रही है। अगर वेलोसिटी राइट दी गई होती तो कैसा मोशन होता, फोर्स बाहर होता, तो जैसे अभी ये प्लेन के अंदर गया है, ये प्लेन के बाहर आके सर्किल करता, लेकिन होता तो सर्कुलर मोशन ही ना। अब मैं कह रहा हूं कि इसको वेलोसिटी जो दी जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे नहीं है। सोचो यार, एक चार्ज को वेलोसिटी ऐसी दे दी जाए, ऐसी, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है, तो हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट सोच सकते हैं, एक v परपेंडिकुलर और दूसरा क्या, पैरेलल। किस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर या पैरेलल। तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज अगर पैरेलल मूव कर रहा हो तो कोई फोर्स, यानी ये चार्ज सर्कुलर मोशन करना चाहता है इस कंपोनेंट की वजह से। अच्छा, केवल ये कंपोनेंट होता तो क्या होता यार, केवल ये कंपोनेंट होता तो चार्ज सीधी लाइन में ऊपर चलता चला जाता, तो यहां तो दोनों है ना यार, यानी चार्ज ऊपर भी यूनिफॉर्म मोशन से जाना चाहेगा और सर्किल भी। सोचो, एक चीज सर्किल भी करना चाहती है और ऊपर भी जाना चाहती है, तब क्या होगा यार, वो सर्किल करते करते ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, नहीं। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन। जैसे कि स्प्रिंग का वायर होता है, उसी तरह के रास्ते पे, उस रास्ते को बोलते हैं हेलिक्स। जैसे सर्कुलर मोशन को सर्किल बोलते हैं रास्ते को, इसी तरह से हेलिकल मोशन के रास्ते को क्या बोलते हैं, हेलिक्स। सर्कुलर मोशन का रास्ता सर्किल, हेलिकल मोशन का रास्ता हेलिक्स। तो ये चार्ज किस में चलने वाला है, हेलिक्स में चलने वाला है, उसी को, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, हेलिकल मोशन। ये मैंने दिखाने की कोशिश करी है। हाँ, क्यों बढ़ती जाएगी, कौन बढ़ा रहा है, केवल डायरेक्शन बदल रही है। क्या ये सर्कुलर मोशन करते करते ऊपर जाएगा। फिलहाल इसमें मैग्नेटिक फोर्स के अलावा कोई और मोशन नहीं है। तो चार्ज अगर थीटा पे फेंका गया और थीटा 90 नहीं है, थीटा इज नॉट 90, इसके अलावा 180 भी नहीं है, नॉट 90, नॉट 0,
नॉट 180। क्यों 0 और 180 पे क्या होता बताएं? 0 पे स्ट्रेट लाइन होता, 180 पे बी स्ट्रेट लाइन होता, 0 में ऊपर स्ट्रेट लाइन होता, 180 में नीचे स्ट्रेट लाइन होता। लेकिन अगर इन 90 पे सर्कुलर होता, 90 पे क्या होता सर्कुलर, इन दोनों पे क्या होगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं थीटा नॉट इक्वल टू 90 है तो उसका मोशन कैसा होगा? मोशन विल बी हेलिकल, और उस रास्ते का नाम क्या है? हेलिक्स। तो यहां डिस्कशन का मुद्दा क्या होगा यार? अगर हेलिकल मोशन भी हो रहा है, उसको तुम ऊपर से देखोगे तो उस तुम्हें एक सर्किल नजर, उस सर्किल का रेडियस लाना के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? क्या इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट मैंने अभी बात करी है, इस v के दो कंपोनेंट हैं, एक है v परपेंडिकुलर, एक है v पैरेलल। तो कौन सा कंपोनेंट v sin थीटा जिम्मेदार है या v cos थीटा जिम्मेदार है? सर्कुलर मोशन होने के लिए v sin थीटा जिम्मेदार है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिम्मेदार है। तो रेडियस का आंसर आएगा m, क्या पढ़ा है अभी अभी, mv बाई qb। तो v की जगह क्या आ जाएगा? क्या बात समझ में आ गई यार? एक और फॉर्मूला मैंने कहा था याद रखना है यार, टाइम पीरियड आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बातें हम ऐसे ही कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था? हाँ, t बराबर, बता क्या बदल गया? m बदल गया, q बदल गया, b बदल गया, इनमें से कोई पैरामीटर जो बदल गया हो? कुछ नहीं बदला है। तो मैं कहूंगा टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल और केवल किस फॉर्मूले में फर्क पड़ा है? रेडियस के फॉर्मूले में। क्या जनता समझ पा रही? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी बातें हम वैसे ही कर लेंगे। टाइम पीरियड आ गया है तो ये सब बातें वैसे तो इसमें फैशन में चलती नहीं है, मगर कोई पूछे तो वही। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ यार? सर्किल तो है नहीं तो टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ? टाइम पीरियड का मतलब हुआ किसी एक जगह से शुरू करके अपना पूरा सर्किल करने के बाद ठीक उसके ऊपर आ जाना। यानी मैं कह दूं कि यहां से कहानी शुरू हुई है तो इसका एक सर्किल कब पूरा होगा? जब वो इधर आ जाएगा। नहीं, फिर अगला सर्किल कब पूरा होगा? जब इधर आ जाएगा। ये हर बार ऊपर जा रहा है भाई, वो दिखाने में 3D में लग रहा होगा कि नीचे आ गया, क्या ऐसा नहीं, हर बार ये पहले से ऊपर ही जा रहा है। तो अपना एक चक्कर लगाने के दौरान वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जितना शिफ्ट हो जाता है उसी दूरी का नाम क्या है? पिच। हाँ, उतने टाइम का नाम है टाइम पीरियड, उतने टाइम का नाम है टाइम पीरियड यहां से यहां जाने का। लेकिन इस दौरान क्या वो अपनी जगह से ऊपर शिफ्ट हो गया है कि नहीं? तो ये शिफ्टिंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। पिच क्या है? शिफ्टिंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड। क्या एक टाइम पीरियड होने के बाद, यानी एक सर्किल पूरा होने के बाद वो अपनी जगह से जितना ऊपर शिफ्ट हो जाता है उसका नाम क्या है? पिच। मुझे बताइए पिच लाने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? कॉस थीटा। वी कॉस थीटा अगर ना होता तो ये पिच कवर नहीं करता, बल्कि फिर वो सर्किल में ही चलता। तो वी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, क्या उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ चल रहा है या सेम रहेगा? यार जब तक कोई और फोर्स नहीं है तब तक वी सेम रहेगा। क्या वी पैरेलल फिक्स्ड है तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट मोशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। और उस वेलोसिटी से उसने कितने टाइम तक चला? इतने टाइम तक। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? वो पिच जिसको कह रहे हैं, हाँ उसको मैं कुछ एस वाई यहां लिख रहा हूं, एस वाई वही पिच है, एस वाई मैंने लिखा है इसको। कितना होगा? तो वो होगा v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। यार तुम ऐसे याद रखो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि रिजल्ट याद रखना मुश्किल होगा। v पैरेलल कितना और टाइम पीरियड कितना? 2 पाई एम आई क्यू बी। तो यार तुम अगर ऐसे याद रखते हो तो बड़े आराम से लॉजिकल तरीके से तुम रिकॉल करा ले जाओगे।
नोट कर लिया पहलू। वैसे तो यार इसको लेके बस यही स्टैंडर्ड डिस्कशन है हेलिकल मोशन, इसमें ज्यादा वेरिएशन की संभावना नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर दूं और क्वालिटेटिवली तुम्हें ऑप्शन में ही लैंग्वेज में ही क्वेश्चन मिल जाए कि इसमें ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। ये ग्रीन कलर से मैंने ऊपर की तरफ क्या दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या अपार्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक फोर्स एक और फोर्स आ जाएगा, कौन सा, और वो कहां लगेगा, यानी जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो तो लगेगा ही, सर्कुलर मोशन होना था वो सब होगा, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। और ऐसा होगा तो ये जो v पैरेलल मैंने अभी v cos थीटा दिखाया था और इसको लिखा था यूनिफॉर्म मोशन, क्या वो यूनिफॉर्म रह जाएगा, यानी अब इसका v पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगातार अपनी स्पीड बढ़ाने लगेगा। अच्छा v परपेंडिकुलर के साथ क्या होगा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है वो v परपेंडिकुलर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बताओ इसका मोशन कैसा होना चाहिए, तब क्या वो हेलिकल होगा कि नहीं। यार मैं कह रहा हूं v परपेंडिकुलर तो है ही है, तो सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन v पैरेलल फिक्स ना होके बढ़ता हुआ होगा, और v पैरेलल अगर बढ़ता हुआ होगा तो पहली पिच कम आएगी, अगली पिच ज्यादा आएगी, अगली पिच और ज्यादा आएगी, यानी ये एक इंक्रीजिंग पिच का हेलिकल मोशन होगा। क्या जनता समझ पा रही, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ना होके नीचे होती तो इसकी पिच पहले घटती और फिर वो नीचे बढ़ने लगती। तुम ऐसे सोचो यार, तुम इसके एक कंपोनेंट का मोशन अलग से विजुलाइज करो, क्या ऐसा वेलोसिटी हो और नीचे फील्ड आ जाए तो पहले वो वेलोसिटी घट के जीरो होगी और फिर नीचे आएगी। अब सोचो एक कंपोनेंट उसका घट के नीचे आ रहा है और एक कंपोनेंट सर्कुलर मोशन करा रहा है, तो कैसा मोशन होगा, हेलिकल मोशन विद डिक्रीजिंग पिच, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, और अगर ऊपर है तो लगातार उसका पिच बढ़ता जाएगा। क्या इस तरह की बातें करी जा सकती हैं। इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड also in upward, तो इसका मतलब क्या होगा, हेलिकल मोशन विथ इंक्रीजिंग पिच, यानी फिर उसकी पिच यूनिफॉर्म ना होके बढ़ती हुई होगी, और अगर डाउनवर्ड है तो पिच फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, क्योंकि मैंने वेलोसिटी ऊपर दी है। अगर वेलोसिटी तुम नीचे ही देते, सोचो अगर तुम चार्ज को वेलोसिटी इधर देते तो मैं कहता फिर नीचे की तरफ लगातार बढ़ते ही रहती। इतनी बात समझ ले, जो वेरिएशन इसमें पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल। हेलो, हाँ सर मैं क्लास में हूँ सर, अभी बस 1 बजे तक छोड़ता हूँ। आप मनीष सर के ऑफिस में थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर। ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा है, बैठा हुआ है। अरे भेजूं क्या, अभी दुखी होने का समय आ गया है, इतना खुश रहने की जरूरत नहीं। एग्जाम को लेकर चिंता दिमाग में डेवलप करें।
हम लोगों ने यार मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फोर्स, स्पेशली मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, क्या पढ़ा है? क्यू वी क्रॉस बी। तो यार जब भी कोई फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट में डिफाइंड होता है तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तो क्रॉस प्रोडक्ट वाली शुरू हो जाती है, नहीं? जैसे वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दिया जाए, कुछ दे दे यार 2i 3j, मैग्नेटिक फील्ड कुछ दिया है 2k 2j माइनस 3k, ऐसा वेलोसिटी, और चार्ज दिया है कुछ 2 कूलाम, और कोई पूछे यार फोर्स बताओ, तो फिर ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का हो गया। F बराबर क्या? Q दैट इज 2, V दैट इज 2i 3j क्रॉस 2j माइनस 3k। तो क्या यार क्रॉस प्रोडक्ट करना हमने कब सीखा है? वेक्टर में। कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, याद है यार? i j k, i के नीचे 2 0, j के नीचे 3 यहां 2, k के नीचे 0 यहां माइनस 3। यार ये सब सही सही करोगे तभी, मैं याद दिला रहा हूं इसलिए कि तुमने कभी ना कभी किया है। फिर तुम क्या करते हो यार, एक प्लस साइन के साथ i लिखते हो, दूसरा माइनस साइन के साथ j लिखते हो। फिर रूल क्या था? i के लिए i छुपा लो, पहले नाक के बल ये वाला मल्टीप्लिकेशन, फिर सर के बल, फिर दिस इंटू दिस, पहले ऐसे गिरना है फिर ऐसे गिरना है, फिर j के लिए पहले ऐसे और फिर k के लिए 4 माइनस 0, तो कितना आ गया? माइनस 9i। नहीं यार, तो क्या फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ऐसे लाया जा सकता है? अब इसमें यार कुछ और बातें मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। जब भी कोई फॉर्मूला हमने कभी C बराबर A क्रॉस B लिखा है, तो A क्रॉस B का आंसर C है, और आंसर हमेशा A के परपेंडिकुलर होता है, आंसर हमेशा B के, यानी मैं कह सकता हूं F विल बी परपेंडिकुलर टू V एंड, यानी इसका मतलब क्या है? F डॉट B करा जाए तो क्या आएगा? 0, F डॉट B किया जाएगा तो क्या आएगा? बल्कि यार एक्सेलेरेशन बराबर F बाई M होता है, पढ़ा है कि नहीं? तो कल को कोई पूछे यार A डॉट V क्या होगा, A डॉट B क्या होगा? 0 ही होगा। क्यों? फोर्स और एक्सेलेरेशन हमेशा क्या, A और F हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो अगर F वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे तो एक्सेलेरेशन भी नहीं। ये चीज मैं यहां तुम्हें चेक करके बता रहा हूं, क्या ये F का आंसर है? अगर कोई F डॉट V कर दे, जरा करके दिखाता हूं मैं, माइनस 9i प्लस j प्लस 4k, किसके साथ? 2i प्लस 3j के साथ। करो जरा, i माइनस 18, j प्लस 18, k 0, क्या 0 आ रहा है कि नहीं? तुम b के साथ करोगे तो भी 0 आएगा। लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? हो सकता है तुम्हें यार v वेक्टर दे दिया जाए, f में कोई एक कंपोनेंट गायब कर दिया जाए, जैसे मान लिया कह दे fy नहीं पता, तो निकाल लोगे? क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, अपने आप 0 कर दोगे, तो जो अननोन है हमारा वो सॉल्व होके, इसी तरह से कल को हो सकता है तुम्हें यार f वेक्टर दिया जाए और वेलोसिटी वेक्टर में या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में एक अननोन कर दिया जाए एक कंपोनेंट, तो तुम क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। क्या बात समझ रहा है? उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। क्या जनता समझ पा रही है? जैसे मैं यही कह दूं यार माइनस 9i प्लस 6j प्लस 4k, ये f वेक्टर है, गिवन है, और कोई कहता है यार b वेक्टर समथिंग bxi माइनस bz k कैप है, तो bz बताओ, bz बताओ, यही क्वेश्चन हो यार, फाइंड bz। क्या करोगे यार? क्या करोगे? इन दोनों का डॉट करोगे, डॉट करोगे तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा? 9bx
प्लस 0, अरे जे में तो कुछ है ही नहीं ना, 6 भी एक्स नहीं सर जे पे, जे पे 6, अच्छा ये जे है, हाँ जे 6 हो जाएगा, 6 6 भी आई 0 6 भी मैंने पूछा क्या था यार, ये कितना था, dy है 3 था ये, तो 0 आएगा आई के साथ, 18 आएगा जे के साथ, -4 BZ, तो BZ कितना आएगा, तो BZ अननोन था, -9i + 6j + 4k, इसमें आई भी दिया था, 2i दिया है, हाँ 2i दिया है, 3j दिया है, बी में अच्छा बी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में क्या था, 3j था, ये 0 नहीं हो रहा है क्या, ये 3 था या 2 था, ये 2 था भाई, मैंने 2j ही तो लिखा है यार, सॉरी, हाँ भाई 6 2 जा, बी कितना आ गया, 0i 2j -bz के, ऐसे दिया है, तो ये कितना हो गया 0, कितना 12, bz बराबर क्या 0, इसको सॉल्व करोगे तो bz बराबर कितना आ गया, मैं कह रहा हूं कि उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए तो bz भी तुमसे निकलवा सकते हैं, कर लोगे कि नहीं, पहले दिया रहता था मैग्नेट्रॉन, अब नहीं है इसमें, क्या सॉरी साइक्लोट्रॉन नहीं है, तो क्या करेंगे पढ़ के, वैसे भी साइड वाला टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन के हैं जो छोड़ सकते हैं, 1 से लगा के